दया शंकर की डायरी। उस दिन बड़ी अजीब बात हुई। मैं जरा देर से सोकर उठा। मैंने देखा कि मेरा रूममेट सुरेंद्र मौर्य अपने काम पर जाने के लिए निकल ही रहा। मैंने उसे टाइम पूछा। उसने कहा 11:15। मैं एकदम से बिस्तर से उछला और नहाने धोने के लिए बाथरूम की ओर भागा। सच पूछिए तो अगर मुझे पता होता कि उस दिन मुझे देखते ही दफ्तर के बड़े बाबू इतना सड़ा हुआ मुंह बनाएंगे तो मैं उस दिन दफ्तर जाता ही नहीं। वो पिछले कई दिनों में कई बार मुझसे कह चुके हैं, अरे दया शंकर, तुम हमेशा बौखलाए हुए रहते हो, तुम फाइल पर रेफरेंस नंबर नहीं डालते, तुम पैराग्राफ स्मॉल लेटर से शुरू करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। जलता है मुझसे। वो क्या है कि इसने मुझे बड़े साहब के ऑफिस में आते जाते कई बार देख लिया। अब बड़े साहब मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? वो अपना हर छोटा बड़ा काम मुझसे ही करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े साहब के पास हीरे को परखने की नजर जो है, पारखी है वो। उन्होंने मेरे असली रूप को पहचान लिया है। वो जान गए हैं कि मैं कोई फाइलों पर कलम घिसने वाला क्लर्क नहीं हूं। मैं तो एक कलाकार हूं, एक अभिनेता। आज से करीब 16 साल पहले मैं यूपी के एक छोटे से गांव फर्रुखाबाद से मुंबई हीरो बनने के लिए आया। अंग्रेजी ना आने के कारण एक बार 12वीं में और एक बार 14वीं में फेल हो चुका था। तो क्या हुआ? अरे भाई, हीरो बनने के लिए कोई एक कक्षा को एक बार में पास करना जरूरी थोड़ी है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब नहाने गया तो पानी चला गया। वो मोरे भी ड्रम का सारा पानी खत्म कर गया। पता नहीं कितने कपड़े धोता है। खैर, मैं जैसे तैसे पोंछ पाछ कर घर से निकला। स्टेशन के बाहर एक कटिंग चाय पी। डस्टबिन में और अपने स्टेशन नाला सोपारा से चर्च गेट जाने के लिए लोकल ट्रेन। अरे भाई, हट। मुंबई की लोकल ट्रेन। भाई, जिसने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर नहीं किया, समझो उसने मुंबई के दिल की धड़कन को नहीं समझा। स्टेशन की भीड़ ना चाहते हुए भी ट्रेन में चढ़ा देती है, उतार देती है। बोरीवली का पैसेंजर अंधेरी उतर जाता है और सेंटा क्रूज का पैसेंजर बोरीवली पहुंच जाता है। जब मैं कुछ बनने के लिए मुंबई आया था तो मैं भी कहीं का कहीं पहुंच जाता था, पर अब नहीं। अब तो मैं खुद ट्रेनों का उस्ताद हो गया हूं। हाँ। थोड़ा सा। वैसे आज इतनी देर हो चुकी थी कि ऑफिस जाने का कोई मतलब नहीं रह गया था। जा तो मैं इसलिए रहा था क्योंकि पैसों की जरूरत थी। इस बार 20-21 तारीख को ही सारे पैसे खत्म हो गए। अब ये मुंबई जैसे शहर में 15-20 हजार रुपए में क्या होता है? खाने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, साबुन, तौलिया, तेल, कमरे का किराया, ट्रेन का पास। वो तो भला हो अपने त्रिपाठी चचा का, मेरे पिताजी के गांव के दोस्त। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा दया शंकर, तू हीरो बनेगा तब बनेगा, लगता नहीं बनेगा। नहीं लगता। तुझे अपने ऑफिस में एडोब पे कलर लगा देते हैं। हाँ, जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो परमानेंट कर देंगे। ठीक है ना? ठीक।
मैंने सोचा भाई दयाशंकर, खाली पेट तो पूजा भी नहीं होती, स्ट्रगल कैसे करेगा, कर ले नौकरी। और मैंने नौकरी कर ली। पर चचा की योजना कुछ और थी। दरअसल उनकी 3 बेटियां थी, कलावती, नैनावती और फूलपति। वो किसी एक को मेरे पल्ले बांध देना चाहते थे। जैसे ही मैं परमानेंट हुआ, मिठाई का डिब्बा लेकर मेरे घर पहुंचे और बेटा दयाशंकर, बड़े भाग्यशाली हो, देखो नौकरी मिल गई है, अब मेरी एक बेटी से शादी कर लो। मैंने कहा चचा, अभी तो मैं आया हूं, हीरो बनना है? क्यों मेरी नाक में नकेल कस रहे हो? नहीं करता। अब वो मेरा कुछ बिगाड़ तो सकते थे नहीं, परमानेंट जो हो गया था, लेकिन मुझे खूब तंग करने लगे। और जब रिटायर हुए तो नए बड़े बाबू के कान भी ऐसे भर गए कि वो भी मुझसे खुंदक खाने लगे। ये अप्रैल मई का महीना मुंबई में बड़ा उमस भरा होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्लास्टिक के थैले में कैद कर लिया। भाई थोड़ा सा आराम से बैठो ना। एक वो हमारा कैशियर, पार्था नाम है उसका, जब भी उससे लोन या एडवांस मांगो तो ऐसी शक्ल बनाएगा जैसे किसी ने उससे उसकी किडनी मांग ली हो। अरे यार दे दे उधार, सैलरी में से काट लियो। पर नहीं, 1000 तरह के नियम बताएगा, टीए, डीए, एनपीएफ, एनपीएफ, पता नहीं क्या अंग्रेजी में बोलता रहता। हमें तो अंग्रेजी कम ही आती है। दिल तो करता है डंडा लेकर मोटे का सर फोड़ दूं और सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लूं, पर हम ऐसा कर नहीं सकते। वो क्या कि हम यूपी के लोग बड़े शरीफ होते हैं। खैर, मैं चर्च गेट पहुंच गया। स्टेशन से बाहर निकला, रोड क्रॉस कर ही रहा था कि मेरे सामने से एक कार गुजरी, काले शीशों वाली सफेद मर्सिडीज कार, नंबर था 1117। ये कार हमारे बड़े साहब की थी। वैसे तो मुंबई में काले शीशों की परमिशन नहीं है, लेकिन इन लोगों को मिल जाती है। बड़े लोग, बड़ी बातें। वो कार एक बुटीक के सामने जाकर रुकी। मैं समझ गया कि बड़े साहब या तो अपनी बेटी को लेने आए हैं या फिर उसके लिए कुछ लेने आए हैं। मैंने उनकी बेटी को देखा नहीं था। हाँ, ये जरूर सुना था कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखा नहीं था। सोचा कि देख लेते हैं, देर तो हो ही चुकी है। वही खंबे के पीछे छिपकर देखने लगा। बड़े साहब गाड़ी से उतरे, वॉचमैन ने दरवाजा खोला, बड़े साहब अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वॉचमैन ने फिर दरवाजा खोला, बड़े साहब बाहर आए और उनके पीछे पीछे आई वो बड़े साहब की बेटी सोनिया। मैं तो देखता ही रह गया। क्या कोई इतना सुंदर भी हो सकता है? उसने एक बार इधर देखा और फिर इधर देखा और अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाई और अपने डैडी की गाड़ी में बैठकर गायब। मुझे
लगा जैसे मेरी तो दुनिया ही घूम गई। मैं खो गया, हमेशा हमेशा के लिए खो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने सोचा कि बुटीक में जाकर पूछूं कि अभी अभी जो लड़की गई है इसने क्या खरीदा है। जैसे ही मैं जाने लगा वॉचमैन ने मुझे रोका। अब ये वॉचमैन, गनमैन और कुत्ते, इनको किसी आम आदमी की औकात इतनी जल्दी कैसे पता चलती है आज तक समझ में नहीं आता। देखते ही भौंकने लगते हैं। मुझसे कड़क कर बोला, किधर जाता है? मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा तेरी बेटी के पास जाता हूं, बोल। ये सुनते ही उसने मुझे गाली दी और डंडा लेकर मेरे पीछे भागा। मैं भी भागा 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 भागा। काफी दूर जाने पर हाफने के लिए रुका। क्या देखता हूं मेरे साइड में वो खड़ी है। ओ वो तो गई अपने डैडी के साथ। सोनिया की प्यारी सी पामेरियन कुतिया सॉफ्टी। सॉफ्टी नाम था उसका। मैंने कई बार उसे बड़े साहब के साथ देखा था। बेचारी बौखलाई सी इधर उधर देख रही थी। मैं समझ गया कि इसकी मैडम तो चली गई और ये यहीं रह गई। मुझे उस पर बड़ी दया आई। मैं सोच रहा था कि जब मेरी जान यानी सोनिया को पता चलेगा कि उसकी प्यारी सोफ्टी उसके पास नहीं है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं सोच ही रहा था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी, हेलो सोफ्टी, कैसी हो? मैंने देखा तो मेरी हैरानी की सीमा ना रही। एक कुत्ता सोफ्टी से बात कर रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि जानवर भी तो बातें करते हैं, प्यार करते हैं। दो बकरियां लाला जी की दुकान पे गई और बोली, लाला जी चाय दे दो मैं। दो मछलियां तालाब से निकली, आपस में बातें की और तालाब में गए। मैं ये सोच ही रहा था कि सोफ्टी ने कहा, हेलो टाइगर, कैसे हो? वो मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी, मिली? वो चिट्ठी नहीं मिली, वो तो मिली, वो चलो। अब मेरी हैरानी की कोई सीमा ना थी। मैंने ये तो सुना था कि जानवर बातें करते हैं लेकिन चिट्ठियां भी लिखते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं भी लिखूंगा एक चिट्ठी और सोफ्टी को ही दूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि सोफ्टी वो चिट्ठी सोनिया तक जरूर पहुंचाएगी, क्योंकि चिट्ठी ही चली है मुगले आजम से लेकर मैंने प्यार किया था। और जानवरों से तो मुझे भी बहुत प्यार है। गांव में मेरे पास भी एक कुत्ता था, गोका नाम था उसका। उसका आधा मुंह गोरा और आधा मुंह काला था। मेरी माँ उससे बहुत चिढ़ती थी, बहुत। हमेशा मुझे अपने पास बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती कि कहीं मैं अपने खाने की रोटी गोका को न दे दूं। एक बार हमारे गांव में बहुत जोर की बारिश हुई। गंगा जी में बाढ़ आ गई। गांव के कुछ लोग नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे कि उनकी नाव बीच भंवर में फंस गई। सब लोग डूब गए। उनमें मेरे पिताजी भी थे। उनकी लाश भी ना मिली। मेरी माँ बहुत रोई, बहुत।
उस वक्त मैं कोई 13-14 साल का था। मुझसे 2 छोटी बहनें उर्मिला और शकुंतला थी और एक छोटा भाई उमाशंकर। हमारे नाना मामा हमारे खेत खाद बेचकर अपने गांव ले गए। गोका भी हमारे साथ गया था। मां उससे चिढ़ती नहीं थी, मां बदल गई थी। मैं यही सब सोचता हुआ सॉफ्टी और टाइगर के पीछे चलता रहा। वो दोनों प्यार भरी बातें करते हुए एक बड़े से घर में गायब हो गए और मैं सोनिया के ख्यालों में खोया हुआ ऑफिस चला गया। बड़े साहब के ऑफिस में चला गया। वहां फाइलें वाले ठीक ही, पेन वेन चेक किए। वैसे तो ये काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़े साहब को पता चले कि मैं उनका कितना ध्यान रखता हूं। वैसे बड़े साहब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। कई बार फाइलें देते वक्त कहेंगे, हाउ आर यू मिस्टर दयाशंकर? मैं तो इतना ही कहता हूं, भाई सर अंग्रेजी कम ही आती है ना। खैर मैं वही बैठ के काम करने लगा। 12 बज गए, बड़े साहब नहीं आए। करीब 2:30 बजे एक ऐसी घटना घटी जिसे दुनिया की कोई कलम नहीं लिख सकता। अचानक से दरवाजा खुला और वो अंदर आई। वो सोनिया। जब उसने मेरी तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे हजारों हजार सूरज एक साथ चमक गए। मेरी आंखें चौंधिया गई। वो सफेद कपड़ों में एकदम परी की तरह लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, पापा है? पापा है? क्या आवाज थी, बिल्कुल कोयल की तरह, मीठी, सुहानी, सुरीली। मेरे जी में आया कि मैं उससे कहूं, जान मेरी, मुझे मारना ही है तो अपने हाथों से मार डालो। तुम्हारी अदाओं की बिजलियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। पर मैं कुछ ना कह सका, सिर्फ इतना ही कहा, नो मैम। और वो जाने लगी। जैसे ही पलटी उसका रुमाल गिर गया। मैंने लपक कर रुमाल उठाने की कोशिश की कि टेलीफोन के तार में मेरा पैर फंसा और मैं गिरा, लेकिन मैंने रुमाल उठा लिया। क्या रुमाल था, जैसे बादल का टुकड़ा। उसने मुझसे रुमाल ले लिया। जब वो रुमाल ले रही थी तो उसकी एक उंगली मेरी इस उंगली को छू गई। वो एहसास मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो चली गई। उसने मुझसे थैंक यू भी कहा, पर मैंने सुना नहीं।
मैं तो खो गया था, फिर से खो गया था। मुझे तो होश तब आया जब दफ्तर के चपरासी ने कहा, क्या साहब ये सरकार आपको सोने के लिए पगार देती क्या? मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पे, दिल के उसका दांत तोड़ दूं। लेकिन फिर सोचा इनकी यूनियन बड़ी स्ट्रांग है, क्यों पंगा लेता है। इतना ही का जाया से मतलब। और मैं अपना सामान उठाकर घर आ गया। मुझे एक शेर याद आ रहा था, क्यों भागते हो हमसे, आओ बैठो तो पास कभी, दूर रहती हो सदा, तो नजदीकियों का एहसास कभी। क्यों भागते हो हमसे, आओ बैठो तो पास कभी, दूर रहती हो सदा, तो नजदीकियों का एहसास कभी। घर आकर खाना वाना खाकर मैं उसके घर जाने वाली बस में बैठ गया। उसके घर के बाहर जो सड़क थी, उस पर खड़ा होकर उसकी बालकनी को देखता रहा। सोच रहा था कि अगर उसकी एक झलक दिख जाए, जिंदगी संवर जाए। हाँ, सॉफ्टी जरूर दिखी, लेकिन वो नहीं दिखी। करीब 11-12 बजे मैं वापस आ गया। क्यों भागते हो हमसे, आओ बैठो तो पास कभी, दूर रहते हो सदा, तो नजदीकियों का एहसास। उस दिन ऑफिस पहुंचा तो बड़े बाबू बड़े गुस्से में थे। जैसे ही पहुंचा मेरा बुलावा आ गया। मैंने कहा, मैं आई कम इन सर? ये दया शंकर, ये क्या चल रहा है तेरा? क्या चल रहा है सर? कुछ भी तो नहीं। अबे गधे है क्या हम? तू 40 साल का हो गया, तुझे अकल कब आएगी? 40 नहीं सर, 38। हाँ 38। अबे तेरी जेब में 100 रुपए होते नहीं है और तू लड़की के चक्कर में पड़ा है, वो भी बड़े साहब की लड़की के चक्कर में। अबे अपनी शक्ल देख, सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। मैं सुधर जाऊं? ये मेरे सुधरने की बात कर रहा है और दफ्तर के चपड़ासन के साके। और क्या कह रहा है कि मेरी शक्ल देख, खुद के सिर पे 4 बाल नहीं। और क्या बोला? 100 रुपए नहीं होते। अबे 100 रुपए मेरी जेब में नहीं होते तो तुझे इससे क्या? तुझसे तो नहीं मांगता। हीरो बनने आया था, सोचा था अमीर हो जाऊंगा। नहीं हुआ तो नौकरी कर ली, भीख तो नहीं मांगी, चोरी तो नहीं की। और ये कहता है कि मेरी जेब में 100 रुपए नहीं होते। इसी नौकरी पर रहते हुए मैंने अपनी छोटी बहन उर्मिला की शादी की। गांव से चिट्ठी आई थी कि भैया उर्मिला की शादी है, 2 लाख रुपया भिजवा दो। अब वो समझते हैं कि उनका भाई मुंबई में नौकरी करता है, बहुत पैसे कमाता होगा और सरकारी क्लर्क है तो पता नहीं कितने खाता होगा। बड़ी मुश्किल से उधार लेकर 1 लाख रुपया भिजवाया। आज तक सैलरी में से कट रहा है। और ये कहता है कि 100 रुपए नहीं होते। 2 साल बाद फिर चिट्ठी आ गई कि भैया शकुंतला की शादी है, अब की बार पूरे पैसे भिजवाना। पैसों का इंतजाम कर ही रहा था कि पीलिया से मेरी बहन मर गई।
और ये कहता है कि मेरी जेब में 100 रुपए नहीं होते। और जिनकी जेब में 100 रुपए नहीं होते तो क्या वो सपने भी नहीं देख सकते? 100 रुपए नहीं होते। अबे 100 रुपए नहीं होते तो मेरी क्या गलती है? आज मैं नाटक देखने गया। नाटक देखने में अक्सर जाता हूं। यहां अच्छा है, नाटक होते हैं, लोग देखते हैं, टिकटें भी लेते हैं, डोनेशन भी देते हैं। हमारे वहां तो कोई नहीं आता, कितने भी मेहनत करो कोई नहीं आता। एक बार मैंने अपने डायरेक्टर सर को कहा कि नाटक पे टिकटें लगा दो, कुछ पैसे तो कमाए। वो बोले कि फ्री में तो लोग आते नहीं है, टिकटों के पे क्या आएंगे? हाँ, 4 आदमी आते हैं, उनको भगाएगा। नाटक करने का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही। हमारे एक अब्दुल चाचा थे जो जो रामलीला में विभीषण का रोल करते थे। उन्होंने मुझे राक्षस बना दिया और सीता स्वयंवर में बिठा दिया राजा बनाकर, बंगाल का राजा। मैंने अपना डायलॉग कुछ इस तरह से बोला था, मैं उस देश का राजा जिसे बंगाल कहते हैं। बंगाल का जादू सारे जमाने में मशहूर है, हमारे यहाँ दाल चावल खाने का दस्तूर है। अभी इस धनुष को उठाता हूँ और सीता को ले जाता हूँ। अरे तो उठता नहीं, इस पर तो किसने काला जादू कर रखा है। हमारे यहां किसी बड़े आदमी को नाटक का पास देकर आओ ना तो आएंगे नहीं। अपने चपड़ासी या पीए को कहेंगे जाओ कुछ भांड लोग तमाशा कर रहे हैं देखो। वैसे आजकल अच्छे नाटक होते भी नहीं है, पर वो नाटक जो मैंने देखा वो बहुत अच्छा था। कॉमेडी नाटक था, सैया भाई कोतवाल। मैं तो खूब हंसा, खूब। जब मैं हंस रहा था तो आसपास के लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। अब हंसने पर भी किसी की नानी बढ़ती है तो मैं क्या करूं? उसमें जो मैनावती थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत। मेरा दिल दोबारा नहीं आया था किसी पर। मुझे तो उसकी सूरत में सोनिया की सूरत नजर आ रही। नाटक देख के मैं घर आ गया, नींद ही नहीं आई। सारी रात करवटें बदलता रहा। ऑफिस चला गया सुबह जल्दी। ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। बाकी लोग आए, बड़े बाबू भी आए, सबने उनको नमस्ते की, मैंने नहीं की। मैं अपने काम में लगा रहा, हालांकि काम में मेरा मन नहीं था। मेरी आंखों के सामने से बहुत सारी तस्वीरें गुजर रही थी, कभी सोनिया की, कभी मैनावती की, कभी मेरी अम्मा की। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे एक शोर सुनाई दिया, वैसा ही शोर जिसमें मेरे पिताजी की नाव डूब गई थी। दिमाग फटने को हो गया। मैं सब काम छोड़ के घर आ गया। घर आके भी मुझे चैन नहीं मिला। मोरे आया तो उसने कहा, अबे ओ, ये लाइट क्यों जला रखी है? रोशनी में तुझसे आलिया भट्ट मिलने आएगी। मैंने कहा, यार मोरे, आजकल अंधेरे में मुझे डर लगता है।
अबे डर लगता है तो अपनी अम्मा को बुला ले, मेरी नींद क्यों खराब करता है? और उसने लाइट बुझा दी। मुझे सचमुच डर लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई है। एक बार तो लगा जैसे वो सोनिया ही है। फिर लगा वो मेरी अम्मा है। फिर लगा वो तो गोका है। और फिर लगा कि वो कफन में लिपटी हुई मेरी बहन की लाश है। मुझे एक रुदन सुनाई दिया, मेरी अम्मा का रुदन। ये मुझे क्या हो रहा था? अब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो गया था कि सोनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्योंकि ये सब तभी से शुरू हुआ था जब से मैंने सोनिया को देखा था। उससे पहले तो मैं ठीक ही था। अब कोई ऐसा आदमी तो था नहीं जो सोनिया के मन की बात मुझ तक पहुंचा सके। मुझे उन चिट्ठियों का ख्याल आया जो सोफ्टी ने टाइगर को लिखी थी। मैं वो चिट्ठियां लेने उसी घर में चला गया जिसमें वो दोनों उस दिन गायब हुए थे। मैंने दरवाजा खटखटाया और एक लड़की ने दरवाजा खोला। बहुत खूबसूरत। क्या चाहिए आपको? मुझे वो चिट्ठियां चाहिए जो सोनिया की कुतिया सोफ्टी ने आपके कुत्ते टाइगर को लिखी थी। वो लड़की मुझे अजीब नजरों से देखने लगी और पलटकर भागी, अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। वो शायद मुझे कोई सीरियल किलर समझ रही थी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं चिट्ठियां ढूंढने लगा। मुझे चिट्ठियां मिल गई। अरे वाह, बड़ी सुंदर राइटिंग है इसकी तो। ये पढ़ता हूं। प्यारे टाइगर, इन लोगों ने तुम्हारा नाम टाइगर क्यों रखा, जबकि तुम कितने प्यारे कुत्ते हो। ये लोग अपने नाम तो कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। सुशील, मनोज, विकास, राज, परिवर्तन। और हम जानवरों के नाम रखते हैं, रॉकी, जॉकी, शोकी, टाइगर। पर तुम चिंता मत करो, वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है। वाह, कोई पढ़ी लिखी कुतिया है, शेक्सपियर की बात कर रही है। क्या बात है। पर मेरा जिक्र तो किया नहीं। ये पढ़ता हूं। प्यारे टाइगर, आज मैं सोनिया के साथ अंग्रेजी म्यूजिक सुन रही थी। मम्मी आई और
सोनिया ने कहा, आओ तुम्हें राजेश से मिलवाती हूं। हम नीचे गए तो एक अजीब सा लड़का सोनिया का इंतजार कर रहा था। देखने में वो तुमसे भी गया गुजरा था। वो सोनिया से शादी करना चाहता है। सोनिया से शादी करना चाहता है और टाइगर से भी गया गुजरा है। टाइगर से भी गया गुजरा और सोनिया से शादी करना चाहता। क्या क्या होता है इस दुनिया में। मैं सोच रही थी कि सोनिया को शादी ही करनी है तो वो कलर क्या बुरा है जो डैडी के दफ्तर में काम करता है। बेचारा कितना प्यार करता है सोनिया से। हर रोज घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और सोनिया को ना पाकर मुझे ही देखकर चला जाता है। ओ सॉफ्टी, कम से कम तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की कद्र है। थैंक यू सो। आगे क्या लिखती है? हाँ, पर एक बात बताऊं टाइगर, सोनिया राजेश बत्रा से ही शादी करेगी, कलर से नहीं। सोनिया राजेश बत्रा से ही शादी करेगी, क्लर्क से नहीं। सोनिया राजेश बत्रा से शादी करेगी, क्लर्क से नहीं। आज मैं ऑफिस नहीं गया। सुबह से ही बारिश हो रही थी। बारिश ना भी होती तो भी मैं ऑफिस नहीं जाता। कल हमें सोनिया की शादी का कार्ड मिला। सोनिया उसी लड़के से शादी करने जा रही है जो टाइगर से भी गया गुजरा है। वो फिर भी उससे शादी कर रही है क्योंकि उसके पास पैसा है और मैं एक मामूली सा क्लर्क। ये भी तो हो सकता है कि मैं कल को स्टार बन जाऊं, अमीर हो जाऊं, या फिर मैं कोई क्लर्क ना होकर किसी राजा या राजकुमार का बेटा हो जो बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गया हो। पर ऐसा तो फिल्मों में होता है, असल में नहीं। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं भगवान, कि क्या दुनिया की हर खुशी पर हक सिर्फ पैसे वालों का है? और अगर ऐसा है तो क्यों बनाया तुमने हमें? इन्हीं को बनाते, सारी दुनिया में खुशियां ही खुशियां होती। क्यों बनाया? चल पड़ो। छोटा स्टिकर लगाते हैं।
तो उधर उधर तरफ क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है। आज मैं सुबह से ही अखबार पढ़ रहा था। अखबार में मैंने पढ़ा कि नेपाल में कोई राजा नहीं है। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, राजा तो होगा। हाँ, हो सकता है कहीं चला गया हो। गांधी जयंती पर मैं बापू के पार्क गया, श्रद्धा के 2 सुमन चढ़ाए। जैसे ही पलटा मुझे एक आवाज सुनाई दी, दया शंकर बेटे। मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। आवाज बापू की मूर्ति से आ रही थी। मैंने कहा, क्या आदेश है बापू? दया शंकर बेटे, यहां की जनता बहुत भोली भाली है, तुम इनके लिए कुछ करो। बापू, मैं ठहरा एक मामूली सा क्लर्क, मैं जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं कर सका, इनके लिए क्या करूंगा? है तुम अपने आप को मामूली क्लर्क नहीं समझो, तुम आज से राजा हो, नेपाल के राजा। मैं राजा हूं, तुम राजा हो। मैं राजा हूं, तुम राजा हो। तुम राजा हो, तुम राजा हो, तुम राजा हो। मैं घंटों इस बारे में सोचता रहा। फिर मैंने सोचा कि दुनिया के किसी भी देश का राष्ट्रपति झूठ बोल सकता है, मगर भारत का राष्ट्रपिता झूठ तो नहीं बोल सकता। क्या मैं राजा हूं? मोरे आया तो उसने कहा, अबे ओ, ये क्या घुर घुर कर आके फाड़ रखी है? मैं राजा हूं, 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 मैं राजा हूं। आज विजय का बहुत बड़ा दिवस है। एक राजा था जो गुम हो गया था और वो राजा आज मिल गया, और वो राजा कोई और नहीं, वो राजा मैं हूं। ये बात मैंने मोरे को बताई, वो डर गया। मैंने कहा, मोरे, ये मोरे, डर मत, मैं राजा बन गया हूं तो क्या हुआ, मैं आज भी तेरा दोस्त हूं। मैं जानता हूं तूने मेरे साथ बहुत बार बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैं तुझे फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा ना। पर वो नहीं माना, भाग गया। मैंने कहा, रुक, अरे मोरे रुक, अरे रुक मोरे, अरे मैं राजा बन गया हूं तो क्या हुआ, तेरे में तो अब भी डर लगता है। वो चला गया। मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया। अब तुम मुझे ये 15-20 हजार दिखाकर बहका नहीं सकते, मैं राजा हूं। दफ्तर के कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए घर तक आ गए। दया शंकर साहब, सस्पेंड हो जाओगे, ऑफिस आ जाओ। सस्पेंड करेंगे। मैंने सोचा इनको भी दिखाई दूं कि मैं कौन हूं। ऑफिस पहुंच गया।
क्लैरिकल तमाशा चल रहा था। बेवकूफो, अरे ओ बेवकूफो, तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? राजा। दिल तो करता है तुम सबको फांसी पर चढ़ा दूं, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ, मैंने तुझे भी माफ कर दिया टकले, हालांकि तू इस लायक नहीं है। वहां से मैं सीधा सोनिया के घर चला गया। दरबार ने मुझे रोका, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूं तो पीछे हट गया। मैं सीधा सोनिया के कमरे में चला गया। वो दुल्हन के लिबास में बैठी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जान मेरी, ये दुनिया वाले नहीं चाहते कि हम एक हों, मगर वो दिन दूर नहीं जब तुम महान राजा की महान रानी बनोगी। हाँ, नहीं, वो शादी के बाद करेंगे।